आप सभी को मेरा नमस्कार। एचएसएससी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के अंदर कृषि एवं पशुपालन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के अंदर किस प्रकार से इतनी उनकी महत्वपूर्ण है और कौन से वो टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है। इसी प्रकार से प्रमुख, जैसे गेहूं का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है। इसी प्रकार से बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जाता है कि कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, या हरियाणा के अंदर औसत वर्षा कितनी होती है। तो इन सब हम बात करेंगे कि कितनी कृषि जोन है, कितनी जलवायु भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। कृषि एवं पशुपालन की ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने वीडियो 1 बनाई जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4421 हेक्टेयर यानी 4421 हेक्टेयर जो है वो कुल क्षेत्रफल जो है भौगोलिक क्षेत्रफल है। लेकिन इसमें से कितने हम कृषि की बात कर रहे हैं तो कितना कृषि योग्य है, यानी कृषि योग्य क्षेत्रफल कितना है हरियाणा में। कृषि योग्य क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो इसमें से 3800 या फिर हम 3.8 हज़ार मिलियन भी कह सकते हैं, इतना क्षेत्रफल जो है वो कृषि योग्य है। लेकिन अब अगली बार पूछ लिया जाए कि कृषि योग्य क्षेत्रफल में से कितने में बुआई होती है, यानी कुल बुआई का क्षेत्रफल या बंजर रह जाता है उसको छोड़ करके कुल बुआई जो क्षेत्रफल हरियाणा में होती है वो कितनी होती है 3.62 हज़ार मिलियन हेक्टेयर। मिलियन ये सब क्या है, हेक्टेयर में ही है, तो यहाँ भी आपका ये हेक्टेयर में रहेगा। इसके अलावा हरियाणा की कृषि जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है और कितने कृषि जोन में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि हम जलवायु की बात करें तो हरियाणा की कृषि जलवायु को 2 भागों में बांटा गया है। जलवायु जो है वो 2 प्रकार की है। एक आपकी उत्तर पश्चिमी जलवायु और दूसरी जो है वो कौन सी है, दक्षिण पश्चिमी जलवायु। इसके अलावा हम कृषि जोन की बात करेंगे, कौन सा जिला किस कृषि जोन में आता है। उससे पहले ये ध्यान रखना है ये जो क्षेत्रफल है ये भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा का क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना है, तो ये प्रतिशत में है 1.4% जो है वो हरियाणा घेरा हुआ है पूरे भारत का। अब यदि पूछ लिया जाए कि कुल जितना खाद्यान्न उत्पादन होता है हरियाणा के अंदर उसका भारत में कौन सा स्थान है, तो कुल उत्पादन में भारत का, कुल उत्पादन में भारत का स्थान जो है, माफ कीजिए, हरियाणा का स्थान भारत के संदर्भ में 7वां स्थान ये रखता है। विस्तार से हम जानेंगे कौन सी फसल का कौन सा स्थान है और कितना प्रतिशत इसमें उत्पादन करती है। इसके अलावा हम देखते हैं कृषि जोन की बात कर लेते हैं कि कितनी कृषि जोन में बांटा गया है। तो कृषि जोन मैंने यहाँ लिखा और यहाँ लिखे जिले। अब देखिए और विशेषता क्या है, तो कृषि जोन कितने हैं, 3 कृषि जोन है। पहले कृषि जोन की बात कर लेते हैं। तो पहला कृषि जोन जो है वो कौन सा आ जाएगा, जो उत्तर और पूर्वी दिशा के अंदर, उत्तर पूर्वी जो जिले हैं, उत्तर दिशा में जो जिले हैं, जैसे पंचकुला है। अब पंचकुला के साथ आपको याद रखना है अंबाला, करनाल, यमुनानगर, ये सभी जिले जो है कृषि जोन 1 में आ जाएंगे। 8 जिले आते हैं। यमुनानगर के अलावा कैथल, कुरुक्षेत्र और उसके बाद में 2 जिले जो है वो सोनीपत और पानीपत भी इसी में, सोनीपत और पानीपत भी इसी में रखे गए हैं। लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना है कि रोहतक जो है वो इस कृषि जोन 1 में नहीं है।
कृषि जोन दूसरे की बात करें तो कृषि जोन दूसरे के अंदर कौन से ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं, जिसमें हम जो कृषि ज़िलों को याद रखने का आसान सा तरीका है कि हरियाणा की जो पश्चिमी दिशा से हम शुरू करते हैं, जो राजस्थान के साथ लगते हैं, जैसे भिवानी है, इधर फतेहाबाद है, और भिवानी फतेहाबाद के बाद में हम, माफ़ कीजिए मैं यहाँ सिरसा, चलो एक ही बात है, भिवानी भी इसी में है, लेकिन सिरसा और इधर हिसार हो गया। इसके अलावा आपको कंफ्यूज नहीं है, 4 ज़िले ये हो गए, और 3 ज़िले और कौन से रह जाते हैं? तो इसमें एक आ जाएगा फरीदाबाद, और एक आ जाएगा पलवल, और इसके अलावा यहाँ भिवानी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आपको। रोहतक और जींद, रोहतक और जींद, ये जो ज़िले हैं ये कौन से हैं? जोन दूसरे में रहेंगे। और जोन तीसरे के अंदर कौन से रहेंगे? तो जोन तीसरे में आपको जो बाकी ज़िले बच गए, यानी यहाँ 15 ज़िले हैं और 7 ज़िले जो बच गए वो जोन तीसरे में आ जाएंगे। कौन से? जैसे महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी, देखिए गुरुग्राम, ये 3 ज़िले जो हम यहाँ सबसे पहले लिख देंगे, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, और एक उसी साइड से हम लेंगे कौन सा? मेवात या नूह। इसके अलावा झज्जर भी इसी में आ जाएगा। झज्जर के अलावा भिवानी और चरखी दादरी, तो 7 ज़िले जो हैं वो ये हो गए। तो कुल मिलाकर के 22 ज़िलों को 3 जोन में बांट दिया गया है। विशेषता क्या है? इनको फसलों के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर बांटा गया है। तो प्रमुख रूप से कृषि जोन 1 और कृषि जोन 2 में कौन सी फसलें होती है? तो गेहूं, चावल या धान कहिए, इसके अलावा गन्ना जैसी जो मुख्य रूप से फसलें हैं ये कृषि जोन 1 और 2 के अंदर होती है। वहीं यहाँ जो है सरसों वगैरह, लेकिन इसके साथ में जैसे महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक क्या होता है? बाजरा होता है। इसी प्रकार से भिवानी के अंदर सबसे अधिक फसल कौन सी फसल होती है? तो जैसे जो है, तो इन फसलों का मुख्य रूप से जो उत्पादन है वो कृषि जोन 3 में आता है। यदि पूछ लिया जाए कि कृषि जोन 1 में कौन सी प्रमुख फसलें बोई जाती है, तो गेहूं, चावल, गन्ना जो फसलें हैं वो इसमें बोई जाती है। तो ये मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। कृषि एवं पशुपालन में हमने अभी तक कृषि जोन 1, 2 की बात की, इसके अलावा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की, और उसमें से कृषि योग्य जो है वो 3.8 हज़ार मिलियन हेक्टेयर है, और इसके अलावा हमने कुल बुआई क्षेत्रफल की बात की। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना 3.8 मिलियन हेक्टेयर ही रहेगा। और भारत के कुल क्षेत्रफल, हरियाणा का भारत के क्षेत्रफल में 1.4% का हिस्सा है। अब हम बात करेंगे कि कौन सा उत्पादन जो है किस ज़िले में सबसे अधिक होता है, कौन सी मिट्टी जो है फसल के लिए उपयुक्त रहती है, और इसके अलावा वहाँ कौन कौन सी मुख्य रूप से फसलें होती हैं। इन फसलों के अध्ययन के बारे में हम देखेंगे, और भी कुछ महत्वपूर्ण 2-3 तथ्य और भी लेंगे। और कृषि पशुपालन का ये दूसरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप यहीं बने रहें। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि कौन सी प्रमुख जो फसलें हैं और सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक फसल जो है वो गेहूं का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर आता है चावल का, और बासमती चावल यानी पूरे भारत में 60% हिस्सा केवल हरियाणा के अंदर उत्पादन होता है। और प्रमुख जिला जो है बासमती चावल का, जो विदेशों में हरियाणा के करनाल का निर्यात किया जाता है। तो यहाँ हम लिखते हैं फसलें, फसल, और यहाँ लिखते हैं जिले जो प्रमुख रूप से इसका उत्पादन करते हैं। कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है इन फसलों के लिए, ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा कितनी वर्षा की जरूरत होती है और क्या तापमान चाहिए, और कोई महत्वपूर्ण तथ्य है तो वो भी हम यहाँ पर इसका देखेंगे कि कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गेहूं की। देखिए गेहूं को धान का कटोरा भी कहा जाता है, माफ़ कीजिए गेहूं की कटोरी भी कहा जाता है। गेहूं की कटोरी किसको कहा गया है? हरियाणा को कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखना है। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कौन से ज़िले में होता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो
सिरसा में होता है। सिरसा के बाद कौन से ज़िले का नंबर आता है? हिसार का। हिसार के अलावा जींद का तीसरे नंबर पर नंबर आता है सबसे अधिक उत्पादन में, और जींद के बाद में फतेहाबाद। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रमुख उत्पादक ज़िले का यदि नाम पूछ लिया जाए और सबसे प्रमुख उत्पादक जो है वो सिरसा है, और सिरसा के बाद में हिसार, जींद और फतेहाबाद में। अब हम बात करते हैं चावल की। देखिए, चावल का कटोरा कहा गया है, यानी चावल का कटोरा किसको? हरियाणा को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। हम ये सारी फसलें जो हरियाणा के संदर्भ में कर रहे हैं, और चावल का जो प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। करनाल के अंदर सबसे अधिक चावल होते हैं। करनाल के बाद में कैथल आता है, और कैथल के बाद में अगला ज़िले का नाम जो है वो जींद है, और जींद के बाद में कुरुक्षेत्र में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा हम चावल के अलावा मक्का की बात करते हैं। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन कौन से ज़िले में होता है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ लिखा मक्का, और सबसे अधिक होता है पंचकुला। पंचकुला के बाद में नंबर आता है अंबाला का। अंबाला के बाद में सबसे अधिक उत्पादन में नंबर आता है सोनीपत और रोहतक। ये प्रमुख उत्पादक ज़िले हो गए। और मक्का के बाद में हम बात करते हैं किसकी? ज्वार की। तो ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन जो है रोहतक, उसके बाद में झज्जर, और झज्जर के बाद में सोनीपत और पलवल। ये प्रमुख ज़िले हैं जहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन होता है। ज्वार के बाद में हम बाजरा की बात करते हैं। बाजरा, तो बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन कौन से ज़िले में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, महेंद्रगढ़। और उसके बाद में सबसे अधिक उत्पादन में आता है भिवानी के बाद में गुरुग्राम, और गुरुग्राम के बाद में झज्जर में सबसे अधिक उत्पादन होता है बाजरे का। बाजरे के बाद में हम बात करते हैं जौ की। जौ का सबसे अधिक उत्पादन यदि पूछा जाए तो कौन से ज़िले में होता है, तो जौ का भिवानी, और भिवानी के बाद में सिरसा के बाद में झज्जर और हिसार। जौ की विशेष बात यह है कि इसे यव भी कहा गया है, और जौ का सबसे पहले फसलों में सबसे पहले इसका जो उत्पादन किया गया था धरती पर, ऐसा माना जाता है। विशेष बात यह है कि 14,000 की ऊंचाई पर इस फसल का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा हमें यदि मिट्टी की बात करें तो गेहूं की मिट्टी के लिए कौन सी भूमि उपयुक्त है, ये पूछ लिया जाता है। कृषि एवं पशुपालन में 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है, और ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य ना पता हो तो ये एक प्रकार से पूरी प्रॉपर तरीके से हम तैयार नहीं है एग्जाम के लिए, ऐसा मान लिया जाता है। तो गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो कौन सी है? हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए आवश्यकता होती है। और चावल की यदि बात करें तो भारी दोमट मिट्टी। इसके अलावा गेहूं के लिए कटियार मिट्टी भी बोलते हैं, यानी कटियार मिट्टी। और आगे यदि हम बात करें मक्का के लिए, तो मक्का के लिए मध्यम दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। मध्यम दोमट मिट्टी या फिर बलुई मिट्टी की इसमें आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट, ज्वार और बाजरा के लिए एक जैसी ही मिट्टी की आवश्यकता होती है। कौन सी? माफ कीजिए, मक्का के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यकता होती है, तो आपको ध्यान रखना है हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए आवश्यकता होती है। और वहीं हम बात करें ज्वार के लिए तो लाल, पीली एवं काली भारी दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। यानी दोमट मिट्टी हो, और वो लाल दोमट हो, पीली दोमट हो, या काली या फिर भारी दोमट मिट्टी की इसमें आवश्यकता होती है। यही हमारी बाजरे की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है।
और जौ की बात करें तो जौ के लिए वही गेहूं के लिए जो उपयुक्त तापमान और जो मिट्टी आवश्यकता होती है वही जौ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि बरसात जो है वो कितनी आवश्यकता होती है। तो गेहूं के लिए बरसात की कितनी आवश्यकता है ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ आपको रखना है 50 से 75 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। किसके लिए? गेहूं के लिए। वहीं चावल के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा मक्का के लिए कितनी आवश्यकता होती है वर्षा की? तो 50 से 75 सेंटीमीटर जो है वो उपयुक्त वर्षा होती है इसके उत्पादन के लिए। इसके अलावा ज्वार जो है वो 30 से 100 सेंटीमीटर इसके लिए उपयुक्त वर्षा होती है। बाजरे के लिए वही जो गेहूं के लिए यानी 50 से 75 सेंटीमीटर इसके लिए उपयुक्त वर्षा होती है। जौ के लिए जो परिस्थितियां हैं वो लगभग गेहूं जैसी फसल के लिए उपयुक्त है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है गेहूं, चावल और ज्वार, बाजरा, मक्का की प्रमुख फसलों के लिए। इसके अलावा हमें तापमान की बात करते हैं, किस फसल के लिए कितना तापमान उपयुक्त होता है। तो देखिए गेहूं की यदि बात की जाए तो गेहूं में तापमान की जो आवश्यकता होती है 10 डिग्री से 15 डिग्री जब बुआई होती है तब, और फसल की कटाई के समय 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। कौन सी फसल के लिए? गेहूं के लिए। वहीं बात की जाए चावल के लिए तो चावल के लिए उपयुक्त तापमान जो है वो 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में आवश्यकता होती है। यदि मक्के की बात की जाए तो मक्के के लिए उपयुक्त तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ज्वार और बाजरे के लिए लगभग एक जैसा ही तापमान की आवश्यकता होती है और उस तापमान की आवश्यकता है जो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के लिए। इसी प्रकार से जौ के लिए आपको जैसा बताया गेहूं की फसल के लिए जो उपयुक्त होता है। इसके अलावा एक और फसल यदि हम जिक्र करें कपास के लिए, तो कपास के लिए आपको ध्यान रखना है, कपास के लिए उपयुक्त सबसे अधिक यदि कपास किस जिले में उत्पादन होता है तो ये होता है सिरसा में, और उसके बाद में हिसार। बस गेहूं जैसा उत्पादन जो प्रमुख जिले वही है, लेकिन जींद जो है वो बाद में होगा, लेकिन फतेहाबाद का उत्पादन सबसे तीसरे नंबर पर है, उसके बाद में जींद का स्थान आता है। इसके अलावा मिट्टी जो है वो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है कपास की फसल के लिए। हम किसका जिक्र कर रहे हैं? कपास के लिए काली मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त रहती है। और जौ के लिए बलुई मिट्टी में भी पैदा होता है, और जहाँ इसके अलावा इसको दोमट मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। वहीं हम बात करें कपास के लिए तापमान वर्षा की, तो इसके लिए जो बरसात है वो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर इसमें उपयुक्त जो बरसात का वैल्यू रहनी चाहिए, और तापमान जो है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस कम से कम कपास की फसल के अंदर उपयुक्त रहता है। तो ये प्रमुख रूप से आपके सामने तथ्य फसलों को लेकर के है। और फसलों की जब हम तापमान की बात कर रहे हैं, बरसात की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, औसत वार्षिक वर्षा, इसको mm में मापा गया है, 354.5 mm। तो कृषि से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य जो है हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। उम्मीद है ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो है कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आप सभी के लिए आने वाले नेक्स्ट कमिंग एग्जाम के लिए आपको शुभकामनाएं। और इसी तरह से वीडियो और हरियाणा के संदर्भ में अपनी जानकारी कृषि एवं पशुपालन से संबंधित अन्य वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भाग 1 की वीडियो भी देख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।